हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माई सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन की सीरीज। बच्चा, तो ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड सो मेनी वीडियो लेक्चर्स बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, सॉलिड स्टेट सोल्यूशन। तो भाई हमारा मेन मोटो यही है बच्चा कि बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एकदम बेहतरीन कर दिया जाए, और इसीलिए ये सीरीज आपके लिए लेकर आई गई है। तो आप चाहें तो इससे प्रीवियसली अपलोडेड जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप विजिट कर सकते हैं। सिंपल है, जाकर टाइप कर लीजिए एनसीईआरटी सोल्यूशन केमिस्ट्री। वहां पर आपको इससे पहले जितने भी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं उसके आपको पूरी तरह से सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो ऑन दैट पॉजिटिव नोट चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन। तो बच्चा, आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, हमारी जो प्रीवियस वीडियो स्लाइड थी वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे थी। अब हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। अभी भी हमारे इंटेक्स के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए और मेरे साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आएंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन एक एक न्यूमेरिकल जैसे मैंने सिखाया है वैसे आपको करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक और वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, वो देखना ना भूलें। हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट के भी जो क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए हैं उसे भी एक्सप्लेन किया है, जिसके नहीं दिए हैं उसको भी एक्सप्लेन किया है। थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन किया है, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने होते हैं, लिखना होता है आंसर, उन चीजों को भी एक्सप्लेन किया है। सो आई डोंट थिंक कि आप जरा भी प्रॉब्लम फेस करेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था, suggest a way to determine molar conductivity value of water, that we have already done. Now we can move ahead बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यस, मैम आपको सिखाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना। देखिए ध्यान से, तो भाई क्वेश्चन है, if you pay attention on the question you will get to understand the molar conductivity of 0.025 मोल पर लीटर मिथेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक एसिड यानी कि क्या हो गया आपका HCOOH, ठीक है। इसकी लेमडा एम की वैल्यू दी है आपको 0.025 मोल पर लीटर, करेक्ट है ना। ओ, ये तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी लेमडा एम की वैल्यू 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल रेज टू -1 है, करेक्ट। एंड 0.025 उसकी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज इट्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये उसकी मोलैरिटी हो गई, ठीक है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि हमें अल्फा कैलकुलेट करना है और हमें केसी कैलकुलेट करना है, या के अगर एसिड है तो के कैलकुलेट करना है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आपको दिया है लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस, दैट इज 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल रेज टू -1, and lambda naught of CH3COO minus, that is equals to 54.6 Simon centimeter square mole raised to -1, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बच्चा लैम्डा एम तो आपको दिया है, आपको और किसकी जरूरत होगी, लैम्डा एम नॉट की। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपका अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट होता है, ठीक है। तो आपके पास लैम्डा एम की वैल्यू है, लैम्डा एम नॉट कैसे निकालेंगे, तो लैम्डा एम नॉट ऑफ योर CH3COOH, CH3HCOOH है ना, ये HCOOH है, मिथेनॉइक एसिड बनाना है, ठीक है। तो HCOOH विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCOO माइनस, दोनों को ऐड करिए, 349.6 plus 54.6, what answer you are getting? When you will add this you will get 404.2 Simon centimeter square mole raised to -1, very good। तो ये हो गया आपका लैम्डा एम नॉट। अब हम काम करते हैं, इसका पुट करते हैं इसको यहाँ पे। सो अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम कितना है आपका 46.1 अपॉन, है ना, 46.1 अपॉन लैम्डा एम नॉट है आपका 404.2। अब इसको सॉल्व करिए, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, तो यू विल बी गेटिंग 0.114 अप्रोक्सीमेटली। अब के ए निकालना है, तो Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 0.025 मोल पर लीटर, करेक्ट। और अल्फा की वैल्यू 0.114, उसका स्क्वायर लेना है, 1 माइनस 0.114। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। When you solve this, what you will be getting above, ये तो 0.025 ही रहेगा,
ये 0.114 इंटू 0.114, नीचे 1 माइनस 0.114 दैट इज 0.886, करेक्ट। तो ये के ए। अब देखिए फाइनल आंसर निकालना है आपको, व्हाट यू आर गेटिंग। सो योर के ए विल बी इक्वल टू, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, जो भी करना है करिए, एट द एंड आपका आंसर आना चाहिए 3.67 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, है ना। ये आ गया आपका आंसर फाइनल। सिंपल था ना क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया है कि आपको लैम्डा एम नॉट नहीं दिया था, उसकी जगह इंडिविजुअल आयंस का आपको लैम्डा एम नॉट दिया था। दोनों को ऐड करके आपने ओवरऑल लैम्डा एम नॉट ऑफ मिथेनॉइक एसिड निकाल लिया, फिर उससे अल्फा निकाल लिया, अल्फा से के ए यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लिया, खत्म। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बिल्कुल आसान है। अब अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बेस है आपका फैराडेज लॉ पे। तो जो बच्चे सीबीएसई के हैं उनको फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल्स नहीं करने, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज डिलीटेड फॉर सीबीएसई एनसीईआरटी 2021 एग्जामिनेशन। बाकी जो बच्चे दूसरे बोर्ड्स के हैं अगर वो देख रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं तो आपको करना चाहिए, जेई मेंस एडवांस के लिए देख रहे हैं तो करना चाहिए, क्योंकि ऑल दीज एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस। So we cannot ignore, we should learn the things, but we have to keep in mind कि इस particular topic से questions नहीं आएंगे इस बार, ठीक है, but we will do it, ठीक है। So a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes. अब देखिए कॉपर सल्फेट की बात हो रही है, यानी कि CuSO4 को इलेक्ट्रोलाइज किया है कितने 1.5 एम्पियर करंट को 10 मिनट पास करके। आपको बताना है कि हाउ मच कॉपर इज डिपॉजिटेड, कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यू नो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। I इज योर करंट 1.5 एम्पियर, टाइम दिया है आपको 10 मिनट्स, तो उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, करेक्ट। तो 0.5 हो गया I तो 1.5 ही है, ठीक है, 0.5 एम्पियर, ओके। अरे ये तो दिया हुआ है 1.5 into 10 minutes, so 10 into 60, when you solve this you will be getting 900 कूलम of Q, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये कॉपर सल्फेट से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, यानी बेसिकली कॉपर सल्फेट का Cu2+ आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 moles of electrons are required to form 1 mole of copper, ठीक है। और 1 मोल कॉपर का मास कितना होता है 63 ग्राम, है ना, ये 63 ग्राम या 63 U। तो वी कैन राइट 2 फैरेड, ठीक है, 1 फैरेड इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 फैरेड इज रिक्वायर्ड, 2 फैरेड करंट और चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 63 ग्राम ऑफ कॉपर, करेक्ट। तो हमें कितना डिपॉजिट करना है 900 कूलम। तो 2 फैरेड में कितना होता है वो देख लेते हैं। तो 2 इंटू 96500 कूलम रिक्वायर 63 ग्राम ऑफ कॉपर, तो हमें 900 कूलम में कितना लगेगा, तो उसको यहाँ पे देख लेते हैं कितना लगेगा। सो that x will move that side, 63 into 900 divide by 2 into 96500, 00 cancel, ठीक है। और ये बस आप सॉल्व करिए, when you solve this you will be getting answer in this case approximately 0.2938 ग्राम, ठीक है। इस तरह का ये सॉल्व एग्जाम्पल था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे यही चीज एल्यूमिनियम होती तो एल्यूमिनियम के लिए ये क्वेश्चन हो जाता Al3+, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता, समझ रहे हो। तो अगर मैं इस केस की बात कर रही हूँ, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस केस में आपका चार्ज कितना हो जाता है 3 फैरेड। 3 फैरेड इज रिक्वायर्ड फॉर एल्यूमिनियम, तो 27 ग्राम के लिए। तो 3 into 96500 रिक्वायर 27 ग्राम, तो कितने कूलम का कितना। इस तरह से आप लिंक करके क्वेश्चंस खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। अभी इस बार तो एक्सक्लूडेड है, बट कायदे से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर, और टाइम दिया है आपको, टाइम दिया है 2 आवर्स, ठीक है। तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 into 60 into 60, 6 is 36,
या 6 2 12 कर लो, इंटू 60 कर लो, 6 2 12 अगेन 2 कैरी 1, 6 1 6 6 7 7200 समथिंग हो गया, 7200 7200 सेकेंड्स हुआ। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अगर मुझे यहाँ से Q निकालना है तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, 0.5 यानी कि हाफ इंटू 7200, तो 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, यानी कि Q यू आर गेटिंग एज 3600 कूलम। ओके अच्छा, अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। 3600 कूलम है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यू नो दैट Q इज इक्वल्स टू Ne होता है ना। तो एंड मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, तो ये तो 3600 हो गया अपॉन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, डिवाइड कर लीजिए। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट इट इंटू 10 टू पावर प्लस 19 अपॉन एक और 10 दे देते हैं तो ये 20 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। व्हेन यू सॉल्व दिस केस एन यू विल बी गेटिंग एज 2.25 इंटू 10 टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों। और इसी के साथ ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गया। आई होप यू एंजॉयड इट। इसमें कुछ करना ही नहीं था। Q इज इक्वल टू आई इंटू टू आई, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी एंड Q इज इक्वल टू एनी, दो फॉर्मूला यूज किया है। जो बच्चे फिजिक्स करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी में ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अगेन ये फैराडे लॉ पे बेस्ड है, 2021 के लिए नहीं है, सीबीएसई के लिए। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो देन यू शुड प्रैक्टिस, एंड आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस यार, यू शुड प्रैक्टिस, दीज न्यूमेरिकल्स मेक यू शार्प। ओके चलिए आ जाइए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। अरे भाई बहुत सारे हैं, लिख लीजिए। सो हमारे पास कैल्शियम है, हमारे पास सोडियम है, हमारे पास पोटेशियम है, हमारे पास एल्यूमिनियम है। ये वो मेटल्स हैं जिसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। यूजुअली आप कौन से मेटल्स चुनेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, जिन्हें फर्दर कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ऐसे एलिमेंट्स को आप या ऐसे मेटल्स को आप इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बस इसका आंसर यही था। खुश हो जाओ, पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसका इतना छुटकू सा आंसर है ना। चाचा जी थोड़ा स्माइल करेंगे, डोरेमोन भी थोड़ा स्माइल करेगा। आई होप डोरेमोन, इफ यू रिमेम्बर हाउ दिस शक्ल ऑफ डोरेमोन, तो मुझे तो इतना याद आता है, फिर ये वाला याद आता है, पर कुत्ता बन जाता है। मैं डॉग बना देती हूँ गलती से, डोरेमोन जैसा कुछ बन नहीं पाता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड। Now again we have a good question. Consider the reaction. Yes? रिएक्शन को कंसीडर करिए बच्चों। जब तक मैम सॉल्व करती है इसको, रिएक्शन को कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। What is the quantity of electricity in coulomb needed to reduce 1 mole of Cr2O7 to minus? अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है आपको। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6 electrons giving you 2 Cr3 plus 8 H2O, करेक्ट। 8 है कि 7 है? 8 H2O है, 7 H2O होगा, ठीक है 7 H2O लिख लेते हैं। 7 H2O होगा बच्चा, बैलेंस करो। यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 7 2 14 होना चाहिए, 8 गलत लिखा है, यहाँ पे 7 होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस फॉर्म में अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 7 रखिएगा। ओके सो यू कैन सी कि अगर मुझे Cr2O7 को कन्वर्ट करना है Cr3+ में, तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, करेक्ट। 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, यानी कि 6 मोल्स यानी कि 6 फैरेड्स, तो 6 into F is equal to how much it is? 6 into 96500। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, so that is approximately equal to, तो 1 मोल Cr2O7 को रिड्यूस करने में 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, यानी 6 फैरेड कूलम की एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। 6 फैरेड यानी 6 into 96500 मल्टीप्लाई करेंगे तो you will be getting 579,000 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन शॉर्ट यू कैन से कि 1 मोल Cr2O7 2 माइनस को 2 मोल Cr3+ बनाने में 6 फैरेड यानी 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी होती है, और उस हिसाब से इतने कूलम चार्ज की जरूरत है। अगेन स्माइली, वी हैव डन वन मोर क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ,
Now write the chemistry of recharging the lead storage battery, highlighting all the materials that are involved during recharging. Let me tell you, this portion is also excluded, so don't have to worry. इससे previous वाला ये भी excluded है, क्योंकि अगेन वो फैराडेज लॉ पे बेस्ड है, ये वाला भी एक्सक्लूडेड है। अब लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, लेड सल्फेट होता है ना। लेड सल्फेट, अगर मुझे रिचार्जिंग की इक्वेशन लिखनी है तो लेड सल्फेट का सोल्यूशन होगा, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में PbO2 Pb और H2SO4 फॉर्म करेगा, खत्म। ठीक है, ये इसकी नेट रिएक्शन हो गई। पहले ये आता था 2012 के पेपर में आया है, 17-19 के पेपर्स में आया है। सो बेसिकली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट इज पास्ड थ्रू PbSO4, दिस PbSO4 इज गेटिंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जा रहा है उसका, और वो प्रोड्यूस कर रहा है PbO2 अलोंग विथ Pb यानी कि लेड। खत्म। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके ये थोड़ा क्वेश्चन आपका लाइट हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है सजेस्ट टू मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन फ्यूल सेल। तो भाई अगर आप हाइड्रोजन के अलावा कुछ यूज करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली यूज CH4। ओके, ये ऑटोमेटिक हो गया। So CH4 and carbon monoxide you can use for this particular reaction. Other than if you want hydrogen, so methane and carbon monoxide is more than enough. Okay, now next question. Explain how rusting of iron is envisaged as setting up of electrochemical cell। बड़ा जोरदार सिस्टम है, जरा मुझे इसको थोड़ा ड्राइंग फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है ताकि आपको भी जरा सा मजा आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैं बनाने वाली हूँ लाल 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 रस्ट। रस्ट बनाते हैं पहले, रस्ट को कैसे, पहले ग्रे कलर का बनाते हैं मेटालिक सरफेस। ठीक है, ग्रे कलर का ये मेटालिक सरफेस हो गया। अब इसके ऊपर कौन आएगा, देखिए मैं सारे रिएक्शंस आपको बताऊंगी, टेंशन लेने वाली जरा भी बात नहीं है, बट ना थोड़ा मजे लेकर बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला रिएक्शन क्या होता है, ये है आपका ओरिजिनल Fe। ठीक है, अगर इस पे जरा सी भी इम्प्योरिटी होगी, यानी यहाँ पे मान लीजिए क्या है आपकी इम्प्योरिटी, ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी इट विल सेट द हाफ सेल, है ना। इम्प्योरिटी की प्रेजेंस की वजह से ये Fe किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe विल गेट कन्वर्टेड टू Fe2+ बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एनोडिक रिएक्शन हो गई। एनोड पे क्या हो रहा है, Fe is getting converted to Fe2+ by loss of 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म। ओके, अब देखिए, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, तो बेसिकली आपके पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वो H+ से कंबाइन होगा और 4 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होके क्या देगा, 2H2O। ये आपकी कैथोडिक रिएक्शन हो गई, तो मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ, O2 + 2H+ + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O। अब आप सोचेंगे कि मैम ये H+ कहाँ से आया, तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में अगर एसिड प्रेजेंट हो तो एसिड असिस्ट कोरोजन, है ना, एंड रस्टिंग को वो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। और किस तरह से सपोर्ट कर रहा है आप देख ही रहे हैं, H+ जरा भी प्रेजेंट हो तो वो रिडक्शन प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, इस तरह से। अब फाइनल इक्वेशन क्या हो गई, तो अगर मैं दो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाली इक्वेशन फाइनली वी आर गेटिंग 2Fe2+ + 2H2O + half O2 will give you Fe2O3 + 4H+, ठीक है, +4H+, ठीक है, ये इस तरह से आपकी रिएक्शन आ जाएगी। Fe2O3 यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये लाल रंग है रस्ट का बच्चों, ये लाल रंग है रस्ट का बच्चों, समझ गए ना। तो ये देखिए रस्ट फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, इसको फिल कर दीजिए, ये रही रस्ट फॉर्मेशन आपकी। ठीक है, इस तरह से रस्ट फॉर्मेशन होता है। सो इतने इक्वेशन लिखेंगे तो दैट्स मोर देन इनफ। एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, और थोड़ा सा डायग्राम दिखा दिया। एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है, मस्त होती है। और क्या मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो एसिड फॉर्म कैसे हुआ, तो यू नो दैट एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, एंड देयर इज कार्बोनिक एसिड, and this carbonic acid when ionized it gives you 2H+ plus CO3 2-, so we get H+ sources, and
We have oxygen also in the atmosphere which supports rusting or combustion. So the electron lost here is basically taken up by oxygen, and oxygen is combining with H plus to form water molecule. That's how reduction takes place. So that's all. From here we finish. We finish NCERT in text questions, है ना? In text questions are done बच्चा. I think अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस टॉपिक में. So let's smile. Good. Okay. tada. Bye bye. Bye bye. Bye bye. किसको बोल रहे हो? इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को बोल रहे हो. अब हम बढ़ेंगे आगे. आगे आगे मंजे. मैम आगे मंजे क्या कहना है आपका? तो आगे मंजे आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. यानी कि अब हम एनसीईआरटी की प्यारी सी एक्सरसाइज पर आ गए. ठीक है. अब देखिए. Arrange the following metal in order in which they displace each other from the solution of their salts. तो जब अगर मैं इनके salts की बात करूं, सिंपल नॉर्मल चीजें देखिए, तो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है. More reactive metal displaces less reactive metal from its compound. So I have, चल जाओ बे, Mg, then I have aluminium, then I have zinc, then I have iron, then I have copper. So in this way I have arranged them in decreasing order of reactivity. ठीक है, decreasing order of reactivity. खत्म. Any doubt? नहीं रहा होगा. इतने सिंपल क्वेश्चन में कहाँ से डाउट आएगा? वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, ये 2010 के पेपर में आया, ऑल इंडिया के पेपर में, तो सिंपल था. चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. अगला प्रश्न हमारा 2000 रुपए के लिए, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर. Given the standard electrode potential, arrange the metal in order of reducing power. अब ये एक चीज याद रखिए, reducing power, या फिर अगर आप बोल रहे हैं reducing agent, that means the same. So higher is the higher reduction potential. Higher reduction potential, that means that substance reduces easily and it is a good oxidizing agent, or it has a good oxidizing power. Lower reduction potential, that means it oxidizes easily, and जो oxidize easily होगा वो एक अच्छा reducing agent है और उसका reducing power भी high है. तो हमें ढूंढना है सबसे lowest reduction potential किसका है. अगर हम प्रश्न को वापस ध्यान से देखें तो ये है माइनस के को अगर ध्यान से देखें तो के है आपका, ठीक है. कहाँ गए कलम, देख रहे हैं हम, यहाँ पे है के से कलम, तो ये देख रहे हैं के प्लस माइनस 2.93 है, ये 0.80 तो फिर भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी ज्यादा नेगेटिव ये है. तो सबसे रेडीली ऑक्सीडाइज होगा वो, और उसका रिड्यूसिंग पावर भी के प्लस का के का सबसे हाईएस्ट होगा. तो आई कैन राइट द ऑर्डर हियर, आई विल यूज येलो. हाँ, इसका मैक्सिमम होगा. उसके बाद आएगा टू वाला ही आएगा ना, तो Mg2+ आ जाएगा, Mg2+ Mg, ठीक है. इसके बाद आएगा नेगेटिव वाला Cr3+ Cr. इसके बाद आएगा आपका Hg2+ Hg, और इसके बाद सबसे लोएस्ट आएगा Ag+ Ag. ये किस ऑर्डर में लिखा है? सो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, your reducing agent capacity increases or reducing power increases, or they readily oxidize. They readily oxidize. Tada, khatam. Again, I think you should smile. We have finished this question too. पर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो ये दोनों था, और मैं चाहूंगी कि आप ये कॉन्सेप्ट अपनी प्यारी सी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए. चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला प्रश्न है हमारे पास, depict the galvanic cell in which the reaction Zn2Ag+ and Zn2+ 2Ag takes place. Further show which of the electrode is negatively charged. चलिए काम करते हैं, इसके लिए हम दो प्यारे प्यारे कंटेनर्स बना लेते हैं, है ना. ठीक है, चलिए आ जाइए. So we'll prepare 2 containers बच्चा here, and I would love to make it through white color. ये देखिए, ये पहला कंटेनर, ये हो गया आपका दूसरा कंटेनर. इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? सॉल्ट ब्रिज. करेक्ट, सॉल्ट ब्रिज बना ले, सॉल्ट ब्रिज बना ले, सॉल्ट ब्रिज बाद में बनाएंगे.
और ऊपर से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं वायर से, वायर वायर लीजिए। तो ये हो गया। अब इसके अंदर आपका रॉड भी तो जाएगा, रॉड तो इंसर्ट किया ही नहीं आपने, ये लीजिए, इसमें एक रॉड इंसर्ट किया है और इसमें एक रॉड इंसर्ट किया है बच्चा। रॉड इंसर्ट करने के बाद हमें बताना है कि देखिए यहाँ पे Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। पहले मुद्दे की बात कर लेती हूँ। तो Zn is getting converted to Zn2+ by loss of 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये एनोड होगा और एनोड होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होगा तो ये रहा आपका एनोड और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे जो भरा होगा वो होगा जिंक रिलेटेड कोई भी सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक का सॉल्ट होगा और ये रॉड जो होगी ये किसकी होगी, जिंक की होगी। करेक्ट, वो एनोड हो गया आपका। और ये हो गया आपका कैथोड जहां पे रिडक्शन होगा और ये रॉड हो गई आपकी सिल्वर की और इसको आपने कनेक्ट कर दिया है बैटरी और की से। ठीक है, दैट्स हाउ द होल कनेक्शन इज, बस सिंपल। सो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो बच्चा सीधी सी बात है, एनोड यहाँ पर हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमें पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यूजुअली एनोड आपका पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, बट ओनली फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्योंकि एनोड आपका इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जिंक है, जिंक सोल्यूशन में जा रहा है Zn2+ बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट से होता हुआ यहाँ से इस सरफेस पर आएगा, समझ रहे हो। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है एनोड, इसीलिए आपका एनोड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आइए, द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, सेल के अंदर करंट कौन कैरी कर रहा है, द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो करंट हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो यू नो दैट current will flow from zinc to Ag, where electron will flow from zinc to Ag and current will flow from, write down here, current flows from कैथोड टू एनोड, यानी कि Ag टू Zn। ठीक है, Ag से Zn की रॉड की तरफ मूव करेगा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, तो मैंने एनोड का लिख दिया, कैथोड का भी लिख लेते हैं। तो Ag+ is going to accept that 2 electron to give Ag, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दिस इज कैथोडिक रिएक्शन and it is undergoing reduction. So the net cell reaction, as you can see, this will be obtained from this case, है ना, ये वाला obtain हो जाएगा net cell reaction. So that's how you should present these questions, quite simple and they can bear you 3 marks आराम से। ठीक है, ये 2010 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑल इंडिया के पेपर में, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड। फुल कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते करते मुझे तो लग रहा है कि मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहे तो, मेरा मन नहीं कर रहा है इसे जरा भी इरेज करने का, डायग्राम बड़ा अच्छा बना है। ठीक है, तो एक काम करिए, फोटो खींच लीजिए फोटो, तो खींच मेरी फोटो, खींच लिया। चलो अभी हम क्या करेंगे, हमें इसे इरेज करना पड़ेगा अफसोस, और हमें अगली स्लाइड की तरफ बढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आ जाइए। सो क्वेश्चन नंबर 3.4 यू कैन सी, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, है ना। कैलकुलेट, ये नहीं, हम इसी का यूज करेंगे, पेन का अच्छा चलता है, पीपीटी का पेन बड़ा अच्छा चलता है बच्चा, है ना, ब्लू नहीं व्हाइट चलाएंगे। चलिए, calculate the standard cell potential of galvanic cell in which of the following reaction takes place and also calculate delta G naught। तो भाई ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 के क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला केस है आपके पास, क्रोमियम है, क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगा, Cr3+ फॉर्म करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और Cd2+ है, वो उन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cd में कन्वर्ट हो रहा है। करेक्ट, इस तरह का क्वेश्चन है। अच्छा बच्चा, लेकिन यहाँ पे कायदे से देखें
तो ये 2 का सीन दिख रहा है, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी मुझे कायदे से ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं फाइनल इक्वेशन लिखती हूँ, दैट इज 2Cr plus 3CD2 plus 6 electron gives 2Cr3 plus 6 electrons plus 3CD। तो ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। दिस इज हाउ यू द क्वेश्चंस लुक लाइक नाउ। फाइनल इक्वेशन यहाँ पे आपका n फैक्टर हो जाएगा 6, करेक्ट। अगर n फैक्टर आपका 6 है तो यू नो दैट E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ कैथोड CD2 प्लस अपॉन CD माइनस E नॉट ऑफ एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हम लेंगे Cr3 प्लस अपॉन Cr। अब ये वैल्यू तो आपको एग्जाम में दी रहेगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया है, टेबल में से ढूंढने को कहा गया है, तो मैं आपको वैल्यूज बता देती हूँ। CD2 प्लस अपॉन CD का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड होता है माइनस 0.40, माइनस E नॉट ऑफ Cr3 प्लस Cr का हो जाता है माइनस 0.74। सॉल्व करिए, so minus 0.40 minus minus plus 0.74, when you solve this you will be getting answer as plus 0.34 volt। निकल गया आपका E नॉट ऑफ द सेल, ठीक है। अब इस पे डेल्टा G निकालना है ना। सो डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल, और n आपको पता है कितना 6 है, F96500, और E नॉट ऑफ द सेल 0.34 है। सबको मल्टीप्लाई करिए, यू विल बी गेटिंग माइनस 196.86 किलो जूल पर मोल। बच्चों आंसर हो गया। तो भाई ये तो अभी आपने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया है, अभी हमें सॉल्व करना है दूसरे इक्वेशन को भी इसी तरह से, यानी कि Fe2 प्लस और Ag+ के लिए मुझे उन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल भी पता होना चाहिए। I hope you have noted this down, and I think I need to erase it again. What is this? Okay, no, sorry. So 1 minute. Yes, bacha. Okay, now I would love to clear this out. Erase all ink on slide. Okay, done. अब हम आ जाते हैं इस पे। Fe2 plus plus Ag plus is giving you Fe3 plus Ag, correct? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। अगेन लिखिए, तो Fe2 plus giving you Fe3 plus by loss of 1 electron, and this Ag plus is accepting that 1 electron to get converted to Ag। यानी सिंपली यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा आपका 1, है ना। नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो आ जाएगा Fe2 plus plus Ag plus gives Fe3 plus Ag। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपके पास यहाँ पे n फैक्टर आ जाता है बच्चों। है लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना था, पीछे वाले क्वेश्चन का नहीं निकाला आपने ना, कुछ नहीं करना था, आपने वहां पे ई नॉट निकाल लिया था ना। तो लॉग के सी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई नॉट अपॉन 0.059, ठीक है, या फिर 0.059 लॉग के सी इज इक्वल टू एन ई नॉट ऑफ द सेल होता है। तो आप वैल्यूज प्लेस कर लेते 6 और ई नॉट ऑफ द सेल पिछले वाले क्वेश्चन में 0.34 था और 0.059, और इसका एंटी लॉग निकाल लेते जो भी वैल्यू आती। पहले तो अंदर की वैल्यू लिख लीजिए तो इजी रहेगा। तो अंदर की वैल्यू आ रही थी आपकी 34.517। अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो जो भी आएगा पावर रेज टू 34 ही होगा, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इंटू 10 टू पावर 34, और यहाँ पे 0.517 की वैल्यू निकालेंगे एंटी लॉग के थ्रू तो 3.294 आएगी। इस तरह से सॉल्व करना था, पीछे वाले में मैंने आपको केसी निकालना नहीं सिखाया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए Fe2 प्लस Ag प्लस Fe3 प्लस एन Ag। अब देखिए इनका ई नॉट ऑफ द सेल निकाल लेते हैं। तो E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ Ag प्लस टू Ag, दैट इज रिडक्शन कैथोड माइनस एनोड, E नॉट ऑफ Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो Ag के लिए वैल्यू 0.80 होती है, माइनस Fe के लिए वैल्यू होती है बच्चा प्लस होती है 0.77 वोल्ट, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करिए तो आपको ई नॉट ऑफ द सेल मिल जाएगा, दैट इज प्लस 0.03 वोल्ट। आ गया। अब हम जरा देखते हैं कि इसका डेल्टा जी नॉट निकालना है ना। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, करेक्ट। एन की वैल्यू इस केस में 1 है ना। तो -1 into 96500 and E naught of the cell 0.03. Solve this out. When you solve this, you'll be getting value here delta G naught as minus of 2895 joule per mole, है ना। सॉल्व किया। अब डेल्टा जी को 1000 से डिवाइड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, -2.8 किलो जूल पर मोल, करेक्ट। डेल्टा जी भी निकल गया, बहुत ही बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, लॉग के सी। तो लॉग के सी इज इक्वल्स टू एन ई नॉट अपॉन 0.059। वही चीजें करो, एन को 1 रखो, ई नॉट को 0.03 रखो, डिवाइड बाई 0.059, सॉल्व करो। मैं यहाँ पे फर्दर इसका सोल्यूशन कर देती हूँ। तो यू विल बी गेटिंग बच्चा जो भी वैल्यू है 0.03 अपॉन 0.05, अप्रोक्सीमेटली यू विल बी गेटिंग, तो Kc will be equal to anti log of 0.5076 का एंटी लॉग लेना है आपको। 0.5076 का एंटी लॉग लेंगे तो फाइनली आंसर आपको Kc का मिलेगा 3.218। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको ई नॉट ऑफ द सेल नहीं दिया था क्वेश्चंस के अंदर, बट दैट डजंट मीन आपको एग्जाम में दिया हो सकता है। आपको सॉल्व करने से मतलब है, रिलेशन यूज करना आना चाहिए। जी के साथ क्या रिलेशन है, केसी के साथ क्या रिलेशन है, उतना आएगा तो आप कर लोगे आसानी से, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3.5। देखिए क्वेश्चन है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शंस, है ना। हाँ जी, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला है, पहले के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम, पहले के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। सो वी हैव Mg, है ना। Mg is getting converted to Mg2 plus by loss of 2 electron, करेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है, उसी तरह से आप Cu2 plus को ले लीजिए। इट एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट कन्वर्टेड टू Cu। ये हो गया आपका नेट सेल रिएक्शन। तो Mg plus Cu2 plus gives Mg2 plus plus Cu, करेक्ट। ओके, अब आपको पता है E cell is equals to E naught of the cell minus 0.059 by N log ऑक्सीडाइज्ड आयन अपॉन रिड्यूस्ड आयन। ऑक्सीडाइज्ड Mg2 plus आयन है, रिड्यूस्ड आयन आपका Cu2 plus आयन है, करेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करिए सबकी और E naught of the cell निकालिए। तो E naught of the cell, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पे आपका कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.337 माइनस मैग्नीशियम का -2.37, सॉल्व करिए इसको, माइनस 0.059, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, लॉग ऑफ Mg2 प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना दिया 0.001, यानी 1 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन कॉपर का 10 टू पावर -4 दिया है। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़ा मजा आएगा। तो ई सेल इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यू विल बी गेटिंग 2.707 वोल्ट minus 0.059 upon n, that is 2, and 10 to power -3 plus 4 is 10, log 10 is 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए, तो 2 से मल्टीप्लाई होके एलसीएम ले लीजिए इसका, तो यू विल बी गेटिंग फाइनली 2.6775, यानी अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक 2.68, दैट इज ई सेल फॉर द फर्स्ट केस। तो ये पहला प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया बच्चों, और इसके लिए बनती है एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइली। अब आप बोलेंगे मैम हमें स्माइली ऐसे वाली नहीं अच्छी लग रही, लो भाई एक और लो 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 लो, बहुत सारी पढ़ाई की आपने, इसके लिए दिया है आपको प्यारा सा दिल, है ना, और बहुत सारे स्टार्स भी दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, सो आई थिंक आई शुड क्लियर द स्क्रीन आउट। हाँ ओके, हमें चाहिए माउस की आवश्यकता है बच्चों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ।
ऐसे 3-4 क्वेश्चन कर लोगे, बताओ कभी नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन आपसे गलत होंगे? किसी जीवन में नहीं गलत होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। Fe है, Fe getting converted to Fe2+ by loss of 2 electrons. In the same way, अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो 2H+ is going to accept that 2 electron to get converted to H2, correct? फाइनल इक्वेशन, नेट सेल इक्वेशन लिखेंगे, ये गया कैंसिल। Fe plus 2H plus is giving you Fe2 plus H2, करेक्ट? इतना हो गया। अब देखिए आगे, so you know that E cell is equals to E naught of H plus H2 minus E naught of Fe2 plus Fe minus 0.059 by N। लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड आयन कौन सा है? Fe ना, तो Fe2+ आयन का कंसेंट्रेशन अपॉन H+ आयन का कंसेंट्रेशन, और इसमें कोफिशिएंट भी है तो 2 है ना। इतना करने के बाद अब क्या करोगे? अब कलर थोड़ा चेंज करते हैं, वैल्यूज प्लेस करते हैं। तो E नॉट ऑफ है हाइड्रोजन, यू नो दैट 0, आयन के केस के लिए माइनस 0.44 होता है, तो ये वोल्ट में हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 0.059 अपॉन n। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 log Fe2+ कितना होगा बच्चों? Fe2+ 1 into 10 to power minus 3 अपॉन H+ कितना है? 1 मोलर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो log 10 to power minus 3 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 0.44 वोल्ट माइनस 0.059 बाई n यानी 2 log 10 to power minus 3। सॉल्व करिए, ठीक है। when you solve this, whatever value you will be getting, log 10 to power minus 3 is basically minus 3 है ना। log 10 to power minus 3 minus 3 log 10, so into 10 to minus 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3s are 27, ठीक है। at the end what you are getting, when you solve this, you have to do 0.44 plus 0.0886, at the end you will be getting 0.5286 वोल्ट, जिसका ये आंसर आ रहा है। खुश हो जाओ, आपको आ गया है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। ओके, वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। चलिए क्लियर करें, टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल मूव टू थर्ड टाइप। Okay, yes, question number 3, you have Sn getting converted to Sn2+ by loss of 2 electron बच्चों, very good। और कायदे से आपके पास 2H+ is going to accept that 2 electron to get converted to H2, यानी ये she की बात हो रही है ना, she, स्त्री नहीं, she, तो Sn plus 2H+, this get cancelled, Sn2+ plus H2, करेक्ट है ना बच्चा? ओके, वेरी गुड। अब देखिए, E cell is equals to E नॉट ऑफ द सेल, तो इसमें आप कैथोड पे यही लेंगे और एनोड पे Sn2+ getting converted to Sn माइनस 0.059 by n, n फैक्टर 2 हो गया, log ऑक्सीडाइज्ड आयन कौन सा है? तो Sn2+ ऑक्सीडाइज्ड आयन, इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले ही लिख लीजिए, तो 0.050, और नीचे H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.020 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो 0 होगा ही, माइनस Sn के लिए कितना होता है? माइनस 0.14 माइनस 0.059 by 2 log to the base 10 है ना, और इसको सॉल्व करिए तो यू विल गेट 0.050 और ये हो जाएगा 2 to the 4 समथिंग, है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट दिस वन एज 2 into 10 to power minus 2, तो 2 to the 4 हो जाएगा, 10 to power minus 2 raised to 2, 10 to power minus 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 to power plus 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.14 minus 0.059 by 2 log to the base 10, और ऊपर 10 to power 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 500 हो जाएगा, log of 500। when you solve this you'll get, solve this quickly, जो आपको टाइम दिया जा रहा है बीच में वो आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है, तो आप शांति से सॉल्व करिए, इत्मीनान से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो 0.14 माइनस 0.06 वोल्ट, ये सब सॉल्व करेंगे ये वाला हिस्सा, लॉग की वैल्यू निकाल के, सब एट द एंड यू विल बी गेटिंग आंसर एज 0.08 वोल्ट। ई सेल आ जाएगा। खत्म, ये क्वेश्चन भी जड़ से खत्म। अब इसी में हमारा फोर्थ टाइप रह गया है। मतलब ये 4 क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा बोल सकता है कि मैम मुझसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। यार आपको पता है आप कितनी आसानी से सॉल्व करोगे, यू विल बिकम प्रो मैन, प्रो। चलिए अब जरा इसको क्लियर कर लेते हैं, ड्राइंग को हम थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। वी विल कम टू फोर्थ टाइप। अब देखिए यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज किया गया है, तो हम एनोड की रिएक्शन देख लेते हैं। एनोड पे क्या होगा, तो जो आपका Br माइनस है ना, ये कन्वर्ट होगा बच्चा Br2 में बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और आपके कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो होगी 2H plus. It is going to accept that 2 electron and getting converted to H2. So net cell reaction is 2Br minus plus 2H plus is giving you Br2 plus H2. Correct? ये आपकी net cell reaction हो गई। अब जरा देखिए here E cell equal to E naught of the cell minus 0.059 by n, है ना, log of 1 by Br माइनस आयन का स्क्वायर अपॉन H प्लस का स्क्वायर। क्यों मैंने इस साइड लिखा, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा था, हमारा जो ऑक्सीडाइज्ड आयन होता था वो इस साइड आता था। अब जो ऑक्सीडाइज्ड आयन है वो आपका इस साइड है, आयन तो इस साइड है ना, इसका तो कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं होगा क्योंकि ये आपका कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो आप सिर्फ आयन की कंसेंट्रेशन लेते हैं, और क्योंकि आपका आयन इस केस में लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसीलिए मुझे इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में लेनी पड़ी, और इसीलिए ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हुआ। ठीक है, अब देखिए एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चूज किया है जो कि कैथोड है, तो E naught of H plus is getting converted to H2 minus E naught of Br2 getting converted to Br minus something, हाँ Br2 था, करेक्ट। ओके, अब देखिए, और ये हो गया माइनस 0.059, एन फैक्टर 2 ही होगा, लॉग ऑफ 1 बाई Br माइनस आयन का कंसेंट्रेशन कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.010 का स्क्वायर हो जाएगा, और H प्लस 0.030 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। व्हेन यू सॉल्व दिस, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, ये देखिए सॉल्व करते हैं, व्हाट यू विल बी गेटिंग, E cell will be equal to 0 minus 1.09 volt minus 0.059 by 2 log of, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 10 to power 8 और नीचे 9 आ जाएगा। Finally, when you solve this, you will be getting the answer. I am giving you the time. Take your time, solve this one, and let me know the answer in the comment section. जिसका पहले आएगा भाई वो एकदम स्मार्ट चरकी वाला बच्चा है ना। तो ये क्या हो गया, E cell equal to minus 1.09 वोल्ट इंटू, माइनस है बीच में, माइनस 0.059 by 2। अब log 10 to power 8 को कैसे लिखेंगे, तो आप उसे लिखेंगे log 10 to power 8 minus log to the base 10 of 9। log 10 to power 8 is 8 and log 9 is 8 minus 0.9542, log 9 की वैल्यू, ये log मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। log की वैल्यूज रखिए, ठीक है, log की वैल्यूज जैसे ही रखेंगे आपको जो वैल्यूज मिल जाएंगी, I'll try to erase this side, ये लीजिए आपके लिए, है ना, यहाँ पे हम आगे का सेक्शन लिख लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए काम करना। ओके, so we will again choose our highlighter pen। okay, so further E cell will become equal to minus 1.09 volt minus 0.059 by 2 and अंदर कितना है 8 minus 0.9542। अब इसको सॉल्व करिए, what you are getting, ये तो हो जाएगा 7.0458 into 0.059 by 2
minus 1.09. Finally, you will be getting answer as minus 1.09 minus 0.2082. So answer is minus 1.2982 volt. This is your answer of E cell. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3.5 पूरी तरह से हमने सॉल्व कर लिया, रगड़ दिया एकदम नर्स्ट इक्वेशन को। एक और न्यूमेरिकल लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.6 है, चलिए कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अभी भी ढेर सारी एनर्जी है। स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, और हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी का पूरा इस्तेमाल करेंगे भरपूर। बच्चों, आपकी मैम भी कर रही है, आपको भी करना ही होगा। चलिए देखिए, तो Zn Ag2O plus H2O gives Zn2 plus Ag2OH minus, क्या करेंगे? Zn getting converted to Zn2 plus by loss of 2 electron. 2Ag plus is going to accept that 2 electron getting converted to 2Ag. अब जरा इसको वो कर लीजिए, Zn plus 2Ag plus will give you Zn2 plus plus 2Ag. ठीक है, ये हो गई इसकी नेट सेल रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन है, सीधा सीधा दिख रहा है। सो यू विल राइट E नॉट ऑफ द सेल इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। ठीक है, अब कैथोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कैथोड पे हमारा Ag होगा, Ag लोजी सुनोजी, ये देखो मनमौजी, 0.80 सिल्वर के लिए हो गया, माइनस एनोड के लिए जो वैल्यू होगी वो माइनस 0.76 होगी जिंक के लिए। सॉल्व करिए, 0.76 कितना वैल्यू आएगा? प्लस 1.56 वोल्ट, करेक्ट। ये हो गया आपका E नॉट ऑफ द सेल, वेरी गुड। अब आपको निकालना है इसमें डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन, करेक्ट। जितने भी बच्चे एकदम शिद्दत के साथ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पता चल गया होगा डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल, मैम, एंड N factor here is 2, F is 96500 into 1.56. solve करिए, you will be getting minus 301080 joule per mole, and at the end you will be getting minus 301.080 kilojoule per mole. खत्म। तो ये हो गया आपका डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन। टड़ा, कर लिया। अरे मैम, हमें स्माइली चाहिए। चलो भाई, स्माइली तो आपको देंगे, स्टैम्प देंगे, दिल देंगे, और ये देखिए स्माइली भी देंगे, है ना। तो ये बन गई आपकी हार्ट वाली स्माइली, एंजॉय करिए। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हुए बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड है, तो हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को भी पूरी शिद्दत और ईमानदारी से पूरा करेंगे। डिफाइन कंडक्टिविटी। मैम, कंडक्टिविटी क्या होती है? बेटा, कंडक्टिविटी ये होती है, जरा ध्यान से देखिए। सो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। ठीक है, अच्छा, दैट इज कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो। कप्पा बोला, पप्पा नहीं। तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो, एंड यू नो दैट रो की वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे आप इसे? 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। ये हो गया इसका रिलेशन, ये हो गई आपकी कंडक्टिविटी। अब आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैम मोलार कंडक्टिविटी? मोलार कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय, जैसे कंडक्टिविटी कप्पा, मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा m, है ना। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी ऑफ, देखिए ध्यान से, कंडक्टिविटी ऑफ 1 molar electrolytic solution, 1 molar electrolytic solution placed between two electrodes, which are unit distance apart, and have enough area of cross section to hold the entire volume of 1 mole, to hold the
entire volume is lambda m, that is your molar conductivity। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब प्रश्न ये उठता है कि मुझे इसे ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है और मुझे बताना है वेरिएशन विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो आई विल शो यू, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका वेरिएशन दिखाने के लिए आपको ये वाला ग्राफ दिखाना पड़ेगा। तो मैं ग्राफ के लिए यूज कर लेती हूँ लाइन। ये लीजिए, लाइन यूज करते हैं हम, और हम अलग कलर की लाइन यूज करेंगे बच्चों, पीली कलर की। ये लीजिए, ये पहली लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, ये आपकी तीसरी लाइन हो गई, और एक कर्व लाइन ले लेंगे जिसको हम अलग कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्वी। ओके, इस तरह से आपने रिप्रेजेंटेशन कर लिया। थोड़ा और नीचे ले जाइए इसको, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ऊपर वाला आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें मैम? कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो कर लिया आपने, ये हो गया आपका KCl, ऊपर वाला हो गया आपका एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, और ये आपका लैम्डा m है, ठीक है। और नीचे वाला है रूट C मोल कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। तो हमें पता है कि आपका जो लैम्डा m है, कहाँ गया, वेयर इज कर्सर? जो लैम्डा m है बच्चा, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है डाइल्यूशन के साथ। जितना डाइल्यूट करेंगे उतना मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर मैं इधर से इधर जा रही हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इधर से इधर जा रही हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही है, वो तो दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर दो फायदे हो रहे हैं। पहला, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होकर आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। और दूसरा, इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस भी बढ़ रही है ना। आयंस अब ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं, तो वो आसानी से मूव कर पाएंगे। अब स्पेशली लेती हूं मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस, समझिएगा। अगर मैंने ले लिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो या सोल्यूशन डाइल्यूट हो, दोनों ही सिनारियो में कंप्लीट आयोनाइज होता है। तो मैंने डाइल्यूशन किया या कॉन्सेंट्रेटेड था तो भी वो 100% आयोनाइज हो चुका है। तो भाई फिर इसका मोलार कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रहा है? इसका लैम्डा m क्यों इंक्रीज हो रहा है? इसका इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ रही है। मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेस क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में आयन पास पास थे, तो उनके बीच में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है, लेकिन जब वो दूर हो जाएंगे तो किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं होगा, समझ रहे हो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ये फायदे हो गए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों चीजें बढ़ती हैं, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ता है डाइल्यूशन के साथ और मोबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये चीज ध्यान रखिए। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने 1 मार्क के लिए कंडक्टिविटी डिफाइन किया, सेकेंड मार्क के लिए मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर आपने थर्ड पॉइंट दिया मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, तो थर्ड पॉइंट में ये ग्राफ के साथ प्रेजेंट किया। फोर्थ पॉइंट में आपने बताया कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी मोलार कंडक्टिविटी आयंस की मोबिलिटी की वजह से बढ़ती है, ठीक है। और दूसरे केस के लिए यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताया कि उसकी मोलार कंडक्टिविटी किसकी वजह से बढ़ती है? विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयन, दोनों फैक्टर्स की वजह से बढ़ती है। तो भैया इस प्रश्न का सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो। IMP है, 2012 में भी आया है, 2015 में भी आया है, important question है, so I think you should take it as a screenshot, keep it with you. Fine? Okay. Now we can move to the next question. Yes, here we have, I think this is question number 3.8. ये हम last question लेंगे आज के सेशन का, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप कर देंगे। ध्यान से देखिए। सो यहाँ पे कंडक्टिविटी दी है आपको, यानी कप्पा दिया है, कितना दिया है? 2 कितना दिया है बच्चों?
0.0248 दिया है ना, तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2.48 इंटू 10⁻²। कप्पा हो गया। कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.20। टेम्परेचर दिया है, यू नो दैट लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सेंटीमीटर के टर्म्स में है तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई होगा। तो 2.48 इंटू 10⁻² इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.20। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सिंपली सॉल्व करेंगे यू विल गेट 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल रेज टू -1। बच्चा एकदम आसान प्रश्न था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टूड एंड गेट अ स्माइली फॉर द सेम। सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज का टिल क्वेश्चन नंबर 3.8। ठीक है, 3.8 क्वेश्चन नंबर तक अगर आपने फिनिश कर लिया है बच्चा, तो मैं आपको यही कहूंगी कि सिंपल है। मैं आपको यही कहूंगी कि भाई एक काम करिए, ये चैप्टर को हम यहीं पे इसके आगे का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन व्हाट यू कैन डू इज चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग, यस व्हाट यू कैन डू इज चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ में लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करिए, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम जो भी पढ़ते हैं आप, हर चीज का फ्री स्टडी मटेरियल इसी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो जाइए फटाफट डाउनलोड करिए भाई। एंड हम ये सेशन यही वाइंड अप कर लेते हैं। तो भाई अगला नोटिफिकेशन चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।